जी, आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही है मेरी? जी सर। जी सर, आ रही है आवाज़। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आर्टिकल स्टार्ट किया हुआ था हम लोगों ने। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग जिस नतीजे पे पहुंचे थे उससे आगे आज चलेंगे। 2-1 मिनट इंतज़ार कर लें ताकि जो बाकी हैं वो भी आ जाएं। चलें जी, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कल हमारी जो डिस्कशन हुई थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, वो डिस्कशन थी हमारी किस पे कि क्लासिकल थ्योरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी उसे रिजेक्ट किया गया था और फिर उसकी बेस पे आइंस्टाइन इसने कॉन्सेप्ट दिया क्वांटम थ्योरी का प्लांक्स ने। फिर हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस किया और उस क्वांटम थ्योरी के मॉडिफाई होने पे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो कि डिस्कस नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब मॉडर्न थ्योरी सामने आई तो उसने बड़े बेहतर अंदाज में इसे डिस्कस किया। पढ़ा हम लोगों ने कि जब किसी मेटल सरफेस पे किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इस इफेक्ट को हम लोगों ने नाम दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बड़ी डिटेल में हम लोगों ने बात की स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, फिर इंटेंसिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। आज हम लोगों ने बात करनी है, एक्सप्लेनेशन थी इसकी क्वांटम थ्योरी की बेस पे। एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी की बेस पे एक्सप्लेनेशन।
अब जब लाइट पड़ती थी किसी मेटल सरफेस पे तो उस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन स्टार्ट होना है। अब आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड हो सकती है, लूजली बाउंड हो सकती है, मेटल के साथ बाउंडिंग तो होगी ना उनकी। जब लाइट पड़ेगी, लाइट पड़ने से क्या होगा, कुछ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेंगे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़ने के लिए, और जो रिमेनिंग एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के तौर पे अपीयर होगी। तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड हो किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, amount of energy required to escape an electron from metal surface is called work function। इसे फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब है जब लाइट फॉल करती है तो वो लाइट की एनर्जी दो हिस्सों में बट जाती है। कुछ पोर्शन उस लाइट का इस्तेमाल हो जाएगा मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के तौर पे अपीयर हो जाएगा। और याद रखिएगा value of work function depends upon number one, nature of material। याद रखिएगा जितनी वर्क फंक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है, उन्हें निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। जब ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, जब वर्क फंक्शन ज्यादा होगा तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी कम होगी, रोकना आसान होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा। वर्क फंक्शन कम होगा इसका मतलब है निकालने के लिए एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और वर्क फंक्शन कम होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। अब जरा देखिएगा इसका मतलब है हम क्या कह सकते हैं कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन होगा वो दो हिस्सों में बटेगा। नंबर वन वर्क फंक्शन प्लस उसके बाद क्या चीज आ जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी एच एफ इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब यहां से भी आप कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को अगर आप सेपरेट करो ना तो एच एफ माइनस 5। अब जरा गौर से देखिएगा जितना वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, क्योंकि वर्क फंक्शन ज्यादा होने का मतलब माइनस होने वाला फैक्टर ज्यादा होगा। जितना वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और जितनी काइनेटिक एनर्जी कम होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना कम होगा। और अगर वर्क फंक्शन की वैल्यू कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। अब यहां पे अगर मैं लेके चलूं एच एफ इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब जरा गौर से देखिएगा, मैं कहता हूं जी कि जितनी फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड थी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 5 जूल एनर्जी चाहिए, आपने फोटोन भी वो दिया जो 5 जूल का था, वो क्या कर देगा मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को निकाल तो देगा लेकिन मूव करने के लिए एनर्जी नहीं होगी। यानी अगर मैं बात करूं इफ kinetic energy of emitted electron equals to 0 then hf equals to 5। उस वक्त जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और hc over lambda naught this frequency wavelength is known as threshold wavelength। इसका मतलब है इस फ्रीक्वेंसी से कम मर्जी करते जाओगे
किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ गई बात की? अगर आप वेवलेंथ को डबल करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, तो वर्क फंक्शन, यानी अगर आप कहते हो जी कि कट ऑफ यानी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बढ़ती जाए तो वर्क फंक्शन कम होता जाएगा, अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कम होती जाएगी तो वर्क फंक्शन क्या होता जाएगा? ज्यादा। तो हमारे पास इन जनरल क्या बन जाएगा? HF इक्वल्स टू HF नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू HF minus HF naught, that is F minus F naught. This equation is known as Einstein photoelectric equation. और याद रखिएगा इसी एक्सप्लेनेशन पे आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया गया। अब ये जो कॉन्सेप्ट था ये प्योर लाइट की पार्टिकल नेचर को डिस्कस कर रहा था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट describes the particle nature of light. अगर आप लाइट को वेव नेचर डिस्कस करो तो आप कभी भी इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वेव नेचर में एनर्जी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरी वेव के ऊपर, जबकि पार्टिकल के केस में एनर्जी एक पॉइंट पे पाइल की होती है, इकट्ठी की होती है, ढेर लगा होता है एनर्जी का। यही वजह कि हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को, कॉम्पटन इफेक्ट को, फेयर प्रोडक्शन को लाइट को पार्टिकल कंसीडर करके ही डिस्कस कर सकते हैं। लाइट को वेव करेंगे कंसीडर तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये आपका टॉपिक था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है, या रिमेनिंग पोर्शन था छोटा सा आज डिस्कस करने वाला, अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर ये लास्ट वाला पॉइंट बता दें जो भी आपने लिखा है, इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। मैंने बताया कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये लाइट की पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। अगर आप लाइट को वेव कंसीडर करो तो एनर्जी जितनी भी है वो पूरी वेव पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होती है, तब आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस नहीं कर सकते, तब वेव प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर सकते हो। कौन कौन सी? इंटरफेरेंस किया जा सकता है, डिफ्रैक्शन किया जा सकता है, पोलराइजेशन किया जा सकता है। लेकिन जब लाइट को आप पार्टिकल कंसीडर करते हो तो इसका मतलब है आप कहते हो कि सारी की सारी एनर्जी वेव पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, बल्कि एक ही पॉइंट पे इकट्ठी हुई है, एक पार्टिकल सा बना हुआ, एक पैकेट सा बना हुआ एनर्जी का, तब आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस कर सकते हो। सर ये जो आपने रिलेशन लिखा है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू HF माइनस 5, सर ये सिर्फ हाँ हाँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन पे ही अप्लाई जी, होगा? जो बाकी की एनर्जी बचेगी ना वो होगी ही मैक्सिमम। अब वो डिपेंड करता है फिर उसमें इलेक्ट्रॉन कौन कौन सी है। मैं कहता हूँ जी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 10 जूल का फोटोन दिया, 3 जूल मेटल सरफेस से निकालनी, इसका मतलब है बाकी जो 7 जूल होगी वो तो मैक्सिमम ही होगी। किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो मैक्सिमम 7 जूल ही आएगी। वो बाद में है कि फिर वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, लेकिन हमारे पास तो जब टोटल एनर्जी की, बाकी बचने वाली एनर्जी की बात करोगे तो वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ही होगी। सर क्लियर है जी? वर्क फंक्शन लैम्डा नॉट पे डिपेंड करता है? जी, वर्क फंक्शन लैम्डा नॉट पे डिपेंड कर रहा है। देखो ना, वर्क फंक्शन का रिलेशन ही आप, और ये लैम्डा नॉट, अच्छा याद रखिएगा लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। और आपको अगर याद हो ना तो मैंने बताया था कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी फ्रीक्वेंसी भी मटेरियल की नेचर पे डिपेंड कर रही होती है। तो ये भी तो मटेरियल की नेचर पे डिपेंड कर रहा होता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होंगे उसके लिए, इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होंगे, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, इसका मतलब है उसके लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू भी ज्यादा होगी, उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी ज्यादा होगी, उसके लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू कम होगी। और जिसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे उसके लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू ज्यादा होगी, उसके लिए फ्रीक्वेंसी कम होगी, उसके लिए वर्क फंक्शन भी कम होगा।
ठीक है जी। सर ये चलिए फोटो इलेक्ट्रिक इस इफेक्ट में हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी लेके निकलते हैं, तो फिर इनके लिए हम वर्क फंक्शन की वैल्यू भी तो डिफरेंट हो जाएगी क्यों डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए। मटेरियल जब आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हो ना, तो आप किसी एक लेयर की बात कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जो सारे टॉप पे पड़े हुए थे वो वाले, समझ आई बात की, जो टॉप लेयर पे थे। हाँ, जो अंदर की लेयर से जितना आएगा उसके लिए एनर्जी उतनी वेरी करेगी, लेकिन अगर हम लेयर कंसीडर कर लें, फिक्स कर दें कि एक ही लेयर है, तो फिर वहां से निकलने वाले तमाम इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी। बात कर रहे हैं डी ब्रॉय वेवलेंथ पे। सर ये आपने अभी क्या बताया, अगर इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा तो इसके रेलेवेंट ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का बताया वो एक बार दोबारा बता दें। अगर इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है तो इसका मतलब है उसे मेटल सरफेस से निकालना आसान होगा, उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होगी, उसके लिए वर्क फंक्शन कम होगा, उसके लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज्यादा होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकालना मुश्किल होगा। जब इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकालना मुश्किल है तो एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, वर्क फंक्शन ज्यादा होगा और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कम होगी। जी सर ठीक ठीक है। बात कर रहे हैं जी वेव नेचर ऑफ पार्टिकल पे। इसके ना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के आगे एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, फोटो सेल वाला, उसे रीडिंग खुद ही कर लीजिएगा आप लोग, वो रीडिंग वाला काम ही है। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल्स की वेव नेचर क्या है। यूनिवर्स में ना एक बड़ी सिमेट्री पे चीजें चला करती हैं। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा था कि करंट गुजरने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। और चैप्टर 15 में फिर साइंटिस्ट जो पढ़ा इंडक्शन का, साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि भाई यूनिवर्स में जो कि सिमेट्री है, अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट भी पैदा होना चाहिए। और किया गया ऐसा और चीजें सामने आई। अब लाइट हमारे पास क्या है, वेव। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टॉपिक में, कॉम्पटन इफेक्ट में और पेयर प्रोडक्शन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई अगर लाइट वेव है तो इन तीन टॉपिक में तो वो पार्टिकल की तरह एक्ट कर रही है, यानी वेव पार्टिकल की तरह एक्ट कर रही है। अगर वेव पार्टिकल की तरह एक्ट कर रही है तो फिर यूनिवर्स में तो सिमेट्री है। तो लुइस डी ब्रॉय ने फिर कॉन्सेप्ट दिया, उसने कहा कि सिमेट्री की बेस पे अगर बात की जाए, अगर वेव पार्टिकल की तरह एक्ट कर रही है तो फिर पार्टिकल को भी वेव की तरह एक्ट करना चाहिए। रिलेशन था हमारे पास क्या P इक्वल्स टू एच ओवर लेमडा, और लेमडा किसके बराबर है, दैट इज एच ओवर पी। भाई ये वेवलेंथ है किसकी, फोटोन की। जब आप फोटोन को क्या कंसीडर करते हो, एक पार्टिकल, यानी ये फार्मूला इस तरह बन जाएगा, फॉर अ पार्टिकल, एक पार्टिकल के लिए क्या होगा, वो पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, दैट इज एच ओवर एम बी। उसने कहा जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो हमेशा वेव बना रहा होगा। अब यहाँ पे एम सी आ जाए तो वो क्या होगा, फोटोन बन जाएगा, फोटोन एक पार्टिकल है। लेकिन अब फोटोन अगर ये इसकी तरह, पार्टिकल की तरह, तो फिर पार्टिकल को भी क्या करना चाहिए, वेव की तरह बिहेव करना चाहिए, और पार्टिकल की वेवलेंथ मालूम करने का ये रिलेशन आ गया। यानी डी ब्रॉय ने क्या कहा कि यूनिवर्स में हर चीज जो मूव करती है, वो कोई भी है, वो जानदार है बेजान है, जो भी चीज मूव करती है वो हमेशा वेव की फॉर्म में मूव कर रही होती है। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है, कुछ की वेवलेंथ इतनी ज्यादा होती है कि आप उसे नोटिस नहीं कर पाते, नोटिस कर सकते हो, और कुछ की वेवलेंथ इतनी
कम होती है कि हमारे लिए नोटिसेबल नहीं होती। और यहाँ पे एक बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है ये प्लांक्स कांस्टेंट, दैट इज 6.63 10 raised to power -34। अब जरा देखिएगा एग्जांपल, अगर मैं बॉल की बात करूं, इफ मैस, अगर मैं कहता हूं जी एक बॉल है, उसका मैस है 0.1 किलोग्राम यानी 100 ग्राम, और उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर फी सेकेंड, तो वेवलेंथ कितनी आ जाएगी? 6.63 10 h/mv, m कितना है 0.1 into 10 that is h, 6.63 10 raised to power -34 मीटर। अब खुद अंदाजा लगा लो कि अगर 100 ग्राम का एक बॉल या मैस 10 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो उसकी वेवलेंथ इतनी बनेगी, या नॉन जीरो नंबर आने से पहले 34 जीरो आएंगे। क्या ये हमारे लिए नोटिसेबल होगी? नहीं होगी, बहुत छोटी है। लेकिन अगर मैं बात करूं इफ अगर इलेक्ट्रॉन का मास लिया जाए 9.1 10 raised to power -31 किलोग्राम और वेलोसिटी ली जाए 10 raised to power 7 मीटर पर सेकेंड, जो कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, तो आप लोग जब कैलकुलेट करती हो किसको, वेवलेंथ को, तो जरा देखो कि वो वेवलेंथ कितनी आएगी। जी 10 raised to power 6 दी हुई है। तो जब आपने लैम्डा इक्वल्स टू h/m v वाले फार्मूला से कैलकुलेट किया तो 7 10 raised to power -10 मीटर। अब ये नोटिसेबल है बिल्कुल जी, ये तो एक्सरे रीजन में आता है। इसका मतलब है कि जब हर पार्टिकल मूव करता है वेव बनाता है। अगर एक ये मैक्रो पार्टिकल आ गया, ये माइक्रो पार्टिकल आ गया, यानी जब माइक्रो पार्टिकल हाई स्पीड पे मूव कर रहा होता है तो वो वेव बिहेवियर शो कर रहा होगा। अब इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल, उसकी वेवलेंथ आ गई, ये नोटिसेबल है, एक्सरे रीजन के करीब करीब आ रही है। ये एक बॉल था जिसका मैस 100 ग्राम था, वेलोसिटी इतनी थी, इसकी वेवलेंथ इतनी आई, इतनी कम आई कि हम इसे नोटिस नहीं कर सकते। और यही कॉन्सेप्ट था किसका, डी ब्रॉय का, डुअल नेचर का। उसने कहा कि हर चीज वेव की तरह, हर पार्टिकल वेव की तरह एक्ट करेगा और हर वेव पार्टिकल की तरह एक्ट कर रही होगी, दैट इज द डुअल। अच्छा, ये अब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा था हैरान करने वाला, मानने को तैयार कोई नहीं था, लेकिन फिर इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया किसने, डेविसन और जर्मन ने, जिसके बाद इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज बन सकते हैं, कुछ रिलेशन बन सकते हैं, जरा गौर कीजिएगा। और वो रिलेशन क्या बन सकते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू h/p h/mv। अगर मैं कहूं इफ p इक्वल्स टू कांस्टेंट, अगर p कांस्टेंट हो, मोमेंटम कांस्टेंट हो, तो फिर याद रखिएगा लैम्डा इक्वल्स टू कांस्टेंट। और लैम्डा कांस्टेंट होने का मतलब लैम्डा 1/λ2 इक्वल्स टू 1 आएगा। अगर बात की जाए h/mv, इफ v इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो फिर लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। फिर क्या होगा, लैम्डा 1/λ2 इक्वल्स टू m2/m1। अगर बात की जाए इफ m इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो फिर लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, लैम्डा 1/λ2 इक्वल्स टू v2/v1।
समझ आ गई बात की? क्लियर हो गया? और अगर बात की जाए इफ लैम्डा इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो फिर क्या चीज आ जाएगी? एम वी इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, यानी m1 ओवर m2, v2 ओवर v1। जी, इस चीज की समझ आ गई? इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे जी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पे। डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट, क्या किया उन्होंने? फिलामेंट को हीटअप किया, करंट गुजारा और इसके सामने कैथोड रखा। इस कैथोड में से एमिशन स्टार्ट हुआ हीट की वजह से। हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, दैट इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। अच्छा, एमिशन दो तरह की होती है, एक हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, दैट इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन, और दूसरा लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, दैट इज कॉल्ड फोटोनिक एमिशन, जो आप लोगों ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में डिस्कस किया। अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो डिस्कस किया है वो फोटोनिक एमिशन था, लाइट पड़ती थी, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और जो इसमें आप डिस्कस कर रहे हो ये कौन सा है? थर्मियोनिक एमिशन। जैसे ही फिलामेंट हीटअप होगा, फिलामेंट हीट करेगा किसको? कैथोड को। इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाएंगे। आगे आपने एक स्लिट रखी होती है, वो स्लिट क्या करती है? एक इलेक्ट्रॉनिक बीम बना देती है। वो इलेक्ट्रॉन सीधे आके यहाँ पे आगे होता है कि निकल टारगेट क्रिस्टल होता है, उसके ऊपर हिट करती है, और हिट करने के बाद डिफ्रैक्ट होके यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है इसे। ये जो ग्लांसिंग एंगल बनता है दैट इज थीटा। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल करें, कंसीडर करें एज अ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिकल कंसीडर किया तो वेवलेंथ h/mv। आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा हो ना, तो इसका मतलब है उसे किसी फोर्स ने धक्का दिया हुआ है। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हो तो इसका मतलब होता है उन्हें किसी पोटेंशियल ने धक्का दिया हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए आगे यहाँ पे टकराएंगे, मूव कर रहे हैं, मूव करने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी है। अब वो काइनेटिक एनर्जी किसने दी होगी? बैटरी ने। तो क्या लिखोगे जी? एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू VE, 1/2 mv² इक्वल्स टू VE, और दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करोगे, m² v² 2mve आ जाएगा। तो mve किसके बराबर हो जाएगा? √2mve। इक्वेशन क्या बन गई? लैम्डा इक्वल्स टू h/√2mve।
इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं h कांस्टेंट a कांस्टेंट इफ m इक्वल्स टू कांस्टेंट तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट v। ठीक है, और अगर m कांस्टेंट हो तो ये एनर्जी भी होती है, इसे आप एनर्जी भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी। तो फिर ये भी कह सकते हो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। इफ v इक्वल्स टू यानी वोल्टेज कांस्टेंट हो, फिर इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 इक्वल्स टू अंडर रूट v2 ओवर v1, और फिर इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 इक्वल्स टू अंडर रूट e2 ओवर e1। अगर क्या किया जाए, अगर बात की जाए इफ v वोल्टेज इक्वल्स टू कांस्टेंट, जब वोल्टेज कांस्टेंट होगी तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ लैम्डा इज इनवर्सली रिलेटेड टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। तो फिर मैं ये भी लिख सकता हूँ लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 इक्वल्स टू अंडर रूट m2 ओवर m1। अच्छा, जब यहाँ पे वैल्यूज पुट की गई, ये सारी तो इंफॉर्मेशन आ गई ना इसमें। अब आपको पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था 9.1 10 रेज टू पावर माइनस 31 किलोग्राम, चार्ज कितना है 1.6 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम, एच कितना है 6.63 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल यूज किया गया दैट इज 54 डिग्री। तो जब इन सारी वैल्यूज को पुट किया गया तो आंसर आ गया दैट इज 1.65 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर। ये इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ तब आ गई जब हमने इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया क्या एज अ पार्टिकल। ठीक है, जब आपने इसे एज अ वेव कंसीडर किया वेव के केस में ये डिफ्रैक्शन हो रही थी, और इसकी डिफ्रैक्शन बिल्कुल ऐसी हो रही थी जैसे एक्स रेज क्रिस्टल के साथ डिफ्रैक्ट करती है। तो जब एक्स रेज क्रिस्टल के साथ डिफ्रैक्ट करती है तो वहां पे फिर एक लॉ एप्लीकेबल होता है दैट इज कॉल्ड ब्रैग्स लॉ। 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। d क्या था, d आपके पास इंटरबेलर स्पेसिंग थी दैट इज 0.991 नैनोमीटर शायद। थीटा जो था ग्लांसिंग एंगल वो 65 डिग्री था, और n जो था वो फर्स्ट ऑर्डर था। जब इन सारी वैल्यूज को पुट करके सॉल्व किया गया तो लैम्डा आ गया 1.66 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर। ये वेवलेंथ आ गई किस तरह, जब आपने इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव कंसीडर किया। अब दो डिफरेंट टेक्निक्स पे रहते हुए आपने वेवलेंथ कंसीडर की, दोनों दफा रिजल्ट क्या आ गया सेम। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी बिहेव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है। आपने एक दफा पार्टिकल कंसीडर करते हुए उसकी वेवलेंथ मालूम की, दूसरी दफा वेव कंसीडर करते हुए वेवलेंथ मालूम की। इस चीज की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होगी कि हर वेव एक्ट कर रही है किसकी तरह, पार्टिकल की तरह, और हर पार्टिकल एक्ट कर रहा है वेव की तरह। ठीक है जी। फिर ना सिर्फ इस पे बल्कि कुछ और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन को यूज किया गया, फिर कुछ और माइक्रो पार्टिकल्स पे भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया। पहले डेविसन और जर्मन ने इसे एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई किया, फिर इसके बाद जेपी थॉमसन ने डिफरेंट क्रिस्टल्स को यूज करते हुए इसी कॉन्सेप्ट को एलेबोरेट किया। और जो एक लाइट के हवाले से कॉन्सेप्ट चला आ रहा था कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे थे जो लाइट की वेव नेचर को सपोर्ट करते थे, लाइक इंटरफेरेंस था,
डिफ्रैक्शन थी, पोलराइजेशन थी, लाइट की वेव नेचर को सपोर्ट करते थे। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जो लाइट की पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते थे, लाइक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन। लेकिन डी ब्रॉय ने क्या कहा कि भाई गलत दोनों नहीं है, लाइट के पास प्रॉपर्टी ही डुअल है, ये वेव की तरह भी एक्ट करती है, ये पार्टिकल की तरह भी एक्ट करती है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके वेव की तरह एक्ट करने के चांसेस कब ज्यादा होते हैं? याद रखिएगा, जब एनर्जी कम हो, वेवलेंथ ज्यादा हो, तब चांसेस डोमिनेंट बिहेवियर होता है वेव का। और जब एनर्जी ज्यादा हो और वेवलेंथ कम हो, तब डोमिनेंट बिहेवियर होता है किसका? पार्टिकल का। ये बात ज़हन में रखनी है कि आपसे अगर कोई पूछ ले कि जी लाइट कब वेव की तरह एक्ट करती है, कब पार्टिकल, आपको वो फिनोमेना आपको तो पता ही है कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इसमें लाइट वेव की तरह एक्ट करती है। कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनमें पार्टिकल की तरह एक्ट करती है। लेकिन अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस के हवाले से देखा जाए तो क्या बताया मैंने कि जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी, एनर्जी कम होगी, डोमिनेंट बिहेवियर कौन सा आएगा? वेव का। और जितनी वेवलेंथ कम हो, एनर्जी ज्यादा हो, डोमिनेंट बिहेवियर कौन सा होगा? पार्टिकल का होता है। क्लियर हो गया जी? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इससे आगे जो है वो लिखा हुआ है वेव पार्टिकल डुअलिटी का, रीडिंग वाला काम है, वो खुद ही पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है? यूनिट नंबर 19 आपका यहाँ पे वाइंड अप हो गया। एक इसे खुद पढ़ लीजिएगा, एक यूजेस ऑफ वेव पार्टिकल डुअलिटी, यानी वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिया हुआ है, उसकी रीडिंग आप लोगों ने करनी है, ठीक है? यहाँ पे पहुंच गए, यूनिट नंबर 19 आपका वाइंड अप हो गया। अब ये जो मॉडर्न फिजिक्स का यूएचएस के मुताबिक जो यूनिट है ना, उसमें 2 चैप्टर आपके शामिल हैं, एक ये यूनिट 19 मॉडर्न फिजिक्स और दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके कुछ टॉपिक शामिल हैं, ठीक है? अब यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकती हो। सर जी सर जो अगर बॉल मूव कर रही है तो उसकी वेवलेंथ बहुत कम है। जी, बहुत कम होगी, इतनी कम होगी कि हमारे नोटिस में नहीं आएगी, वो अप्रोक्सीमेट जीरो कंसीडर करते हैं हम लोग। यही तो वजह है कि हम लोग मूव कर रहे होते हैं, क्या हम लोग वेव की फॉर्म में मूव करते हैं? नहीं, हम हमारी वेव महसूस नहीं होती। अगर किसी तरीके से आप इतनी लाइट की वेवलेंथ है तो आप भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म कर सकोगे, कॉम्पटन इफेक्ट परफॉर्म कर सकोगे, आपकी वजह से भी इंटरफेरेंस हो सकता है, आपकी वजह से भी पोलराइजेशन हो सकती है, लेकिन कंडीशंस फेवरेबल नहीं है। सर ये 54 के साथ डिग्री क्यों आया? मतलब पोटेंशियल में तो वोल्ट नहीं होता है। जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर हो गया जी? सर यहाँ पे थीटा 65 डिग्री कैसे है? आपकी बुक में कंप्लीट एक्सपेरिमेंट नहीं दिया हुआ, इसके लिए कुछ ग्राफ बनाए गए थे डिफ्रैक्शन के, और वो ग्राफ जो बने थे उसमें पीक मैक्सिमम डिफ्रैक्शन 65 डिग्री पे आ रही थी और वोल्टेज 54 वोल्ट पे आ रही थी। और जब मैक्सिमम डिफ्रैक्शन आ रही थी तो इसका मतलब है वो एक्स रेज की तरह बिहेव कर रहा था। ये याद रखोगे आप लोग।
हाँ जी, क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलें आज के लिए फिर यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं क्लास को। और अब मुझे बताओ, आपके 2 टेस्ट इकट्ठे हो गए हुए हैं, तो टेस्ट की डिस्कशन किस दिन करनी है? चलें इस तरह कीजिएगा कि कल आप लोग जो 2 टेस्ट हुए ना आपके, एक वो कौन-कौन सा हुआ भला जो डिस्कस होने वाले हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट आपका